चलो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 है, जैसे कि आपको पता ही है। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया? साउंड। साउंड में चैप्टर नंबर 3 है ल्यूसेंट के अंदर, और इसका हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर लिया था और बहुत अच्छे से बड़ी शांति के साथ उसको डिस्कस किया था। उसमें मैंने काफ़ी हद तक आपको बेसिक चीज़ें समझाई थी। अगर आपने प्लीज़ उस लेक्चर को नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को देखें, क्योंकि उस लेक्चर को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट सीधे क्लियर हो जाएंगे। बाकी बचे हुए डाउट इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर भी बहुत जानदार चीज़ मैंने डाली है, तो देखते हैं ऐसी क्या है वो चीज़। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए, एडल्ट की बात कर रहा है, श्रव्य सीमा कितनी है? ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 के अंदर बता रखी है। प्लीज़ वहाँ जा कर के देख लें। एक्चुअल में जो हम सुन सकते हैं, जो हमारे कान सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रेंज, ऑडिएबल रेंज, जिसकी वैल्यू होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। बस ये है ऑडिएबल वेव की साउंड। इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो हम नहीं सुन सकते, दोनों बस ये सुन सकते हैं। तो देख लो ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगी। तो ये हो गया सी ऑप्शन, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक। इससे अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति, जिसको आपने न्यू कहा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा कहा है, और चाल वी के बीच क्या संबंध है? संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अपनी अनुदैर्ध्य तरंग साउंड वेव को, जो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में चलती है। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म का मतलब ये है, ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन। तो बस इतना ही लेता हूं। इसको मैं इस फॉर्मेट में भी दिखा सकता था और दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक निरूपण के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा है, ठीक है। हमें पता है कि हमारी तरंग इस तरफ को मूव कर रही है और माध्यम के कण भी क्या है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, इस तरह से समांतर, इस तरह से वाइब्रेट करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग में, ठीक है। अनुदैर्ध्य का मैं ये निरूपण दिखा रहा हूँ, निरूपण दिखा रहा हूँ। हालांकि इस तरह की अगर कोई तरंग चलेगी तो वो अनुप्रस्थ होगी, लेकिन मैं इसको दिखा सकता हूँ। इसको इसलिए दिखा सकता हूँ कि ये 0 पॉइंट है, तो ये भी 0 पॉइंट है। कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला मेरा जो है ना एक्चुअल में कंप्रेशन हुआ, तो ये मैंने दिखा दिया, यहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद में रेयरफैक्शन हो गया, उसके बाद में रेयरफैक्शन हो गया, रेयरफैक्शन होने के बाद में फिर से, तो देखो एक लूप तो हो गया इसका, दूसरा लूप हो गया, तो एक लूप हो गया कंप्रेशन का और एक हो गया रेयरफैक्शन का। कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे समझो या इससे समझो, बात एक ही है। मैं तो ये कहूँगा कि भाई कंप्रेशन से कंप्रेशन तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? आपकी वेवलेंथ कहलाती है। बिल्कुल समझा रखा। इसमें अगर आप कहोगे तो भाई ये वेवलेंथ कहलाएगी। मैं ये कहूँगा कि वेव का मूवमेंट किधर को है, आगे की तरफ को है, ठीक है। सिंपल सा ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। हालांकि बहुत सारे बच्चों को सीधा सीधा पता होगा, लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता है वो भी आज जान लें कि भाई ये कैसे निकला। तो आपको पता है वेवलेंथ लैम्डा आ गई। अब देखिएगा, मैं ये कहूँगा कि भाई एक वेवलेंथ चलने में जो टाइम लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक लूप कंप्लीट करने में, तरंग को एक लूप कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसको हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल की डेफिनेशन बेसिक रूप से पता लग गई। मेरे ये डीएसएलआर की बैटरी बिलिंग कर रही है, पहले डीएसएलआर की बैटरी चेंज कर देता हूँ, डाउन हो चुकी है। तो लो भाई मैंने जोड़ दिया है कनेक्शन। यार दिक्कत इस बात की है कि मैं अकेला हूँ, मुझे ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, एडिटिंग मुझे ही करनी पड़ती है। आता नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन जितना आता उतना करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ही दिख गया था कि इसकी बैटरी डाउन हो रही है, तो सो मैंने आपको रोका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हमने बात अपनी ख़त्म की थी। मैंने ये कहा था कि एक वेवलेंथ को चलने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम एक आवर्तकाल। तो वेव यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ एक राउंड पूरा की है, तो इतने टाइम को बोलेंगे 1 टाइम पीरियड। अगर इसमें समझाना चाहूँगा तो देखो एक लूप कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा उसको कहेंगे हम आवर्तकाल। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ स्पीड वाला फॉर्मूला लगाओ। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस, एक लूप में डिस्टेंस कितनी चली है? वेवलेंथ के बराबर, और टाइम कितना लगा? टी लगा, बस खत्म। लैम्डा 1 अपॉन टी अलग लिख दो। 1 अपॉन टी को बोलते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी, बस खत्म। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा। तो गाइज जैसा दिखाई दे वो टिक कर दो, सिंपल सा केस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक सी नॉलेज है, आपने अपडेट कर ली होगी। आगे कह रहा है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। भाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपको पता है चंद्रमा पर वायुमंडल ना के बराबर है। तो वायुमंडल अगर वहां होता,
वायुमंडल अगर वहाँ होता तो वायुमंडल के अंदर ही साउंड वेव चल पाती है। जब वायुमंडल ही नहीं है तो साउंड वेव कहाँ चलेगी? तो इसलिए साउंड वेव नहीं चलने का रीज़न ये हो गया कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। जब साउंड वेव नहीं चलेगी तो कितना भी बड़ा विस्फोट कर दो आपको आवाज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी आवाज़? क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल की अनुपस्थिति है। इसलिए जब भी जो चांद पर गए थे अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह, हालांकि पता नहीं वो सच है या झूठ, तो उन लोगों ने अपने है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल किया था। माइक और ईयरफोन से बात कर रहे थे, वो लोग डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे। क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट है ही नहीं, तो साउंड प्रोपोगेट नहीं करेगी। अच्छा, ये वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पता नहीं क्यों गए थे या ना गए थे, क्योंकि भाई उन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं रशिया के द्वारा कि वो जो उन लोगों ने एक वीडियो फुटेज दिखाया था कि उन्होंने चांद पर कदम रखा, वो एक स्टूडियो फुटेज था। दैट्स वाई मैंने थोड़ी बहुत उसके बारे में डिटेल निकाली थी। तो इस मुझे भी लगा कि यार ये लोग चांद पर एक्चुअल में गए नहीं, बस एक फिल्म बना दी, फिल्म को सच्चाई की तरह दिखाना चाहा अमेरिका ने। चलिएगा भाई, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि, बताओ चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकती है? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि चमगादड़ अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक साउंड निकालती है। अगर आगे कोई चीज़ आती है या आने वाली होती है तो वो साउंड उससे टकराती है, वापस से इसके पास रिसीव हो जाती है। तो ये पता लगा लेती है कि कितने डिस्टेंस पर जाके कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट आई, क्योंकि टाइम कैलकुलेट कर लेता है इसका माइंड। तो इससे ये पता लगा लेती है कि भाई इससे कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये हाई एनर्जी की अल्ट्रासाउंड निकालती है, बस उसी को देख लो। वह अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। तो चमगादड़ का नियंत्रण करने वाली कौन है? वो है तरंगें। ठीक है भाई, अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। सही बात है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन पढ़ लेते हैं। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। भाई क्या इंफ्रासोनिक निकलती हैं या अल्ट्रासोनिक निकलती हैं? अल्ट्रासोनिक निकलती हैं। तो रीजन गलत है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। देख लो, ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका हो जाएगा सी। सिंपल सा। किसने पूछा? अभी तक किसी ने नहीं पूछा इसको। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। गाइस आपको एक बात बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। दाब बढ़ाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता साउंड की वेलोसिटी को, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप कितना भी दाब बढ़ा दो, लेकिन साउंड की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 332 है तो 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। हालांकि आरआरबी का दिखाया हुआ कि आरआरबी ने इसको पूछा था। निम्न द्रव्यों समझते हो, मैटर में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। किस में सबसे तेज यात्रा करेगी? तो इसके पीछे का आपको मैं लॉजिक समझा देता हूं। देखिए, अगर आपने लॉजिक समझ लिया तो भाई काम बन जाएगा। ये थोड़ा लंबा खींचूंगा मैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो मैं बनाकर दिखा रहा हूं, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके हैं? सॉलिड के। और आपको पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पास पास होते हैं, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कि सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना तो सॉलिड के मॉलिक्यूल हो गए। मैं कह रहा हूं कि आयन से मिलकर बना तो सॉलिड के ये क्या हो गए? आयंस हो गए। ठीक है, अब इनके बीच में एक फोर्स लगी हुई होती है, तो ये एक तरह से इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में बंधे हुए होते हैं। इनके सारे आइटम्स इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में क्या होते हैं? बंधे हुए रहते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने क्या किया? आपने किसी चीज से कोई फोर्स लगाई, यहां पर एक प्रहार किया, तो जैसे ही आपने साउंड इस पर टकरवा, साउंड ऐसा आप मार दो ना, जब लोहे की रोड है और हथौड़ा मारोगे तो हथौड़े से क्या होगा? एनर्जी जो आपने हथौड़े से उस रोड को दी है तो वो एक साउंड की फॉर्म में अंदर को जाएगी, है ना। तो साउंड की फॉर्म में जाएगी तो क्या होगा? जैसे ही उस एनर्जी को ये वाले मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि इनसे जुड़े हुए हैं अगले मॉलिक्यूल, तो सारी की सारी एनर्जी ये अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे। सिमिलरली वो मॉलिक्यूल भी अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देंगे। ये ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, या फिर सॉलिड अपने आप में इलास्टिक होता, बहुत ज्यादा इलास्टिक होता सॉलिड। सॉलिड की इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर से साउंड निकल जाती है बड़ी तेजी के साथ। तेजी के साथ क्यों निकली? क्योंकि सॉलिड के जैसे इस वाले मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आई, इसने तुरंत दूसरे वाले मॉलिक्यूल को दे दी। सिमिलरली ये भी दूसरे वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करता हुआ चला जाएगा, तो बहुत कम टाइम में एनर्जी यहां से निकल जाएगी। ये वाली बात आपने समझ ली, ये वाली बात आपने समझ ली, साउंड यहां तक पहुंच जाएगी। तो ये सॉलिड के अंदर केस था, ये सॉलिड के अंदर केस था।
आप ऐसा ही मान के चलिएगा कि ये मॉलिक्यूल जो है बॉल्स हैं, और ये जो मैंने आपको दिखा रखे हैं ये एक इमेजिनरी कह दो या फिर आप ये कह दो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो है आप ऐसा मान लो कि ये बॉलों से, दो गेंदों के बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर आप इसको धक्का दोगे तो ऑब्वियसली दूसरी वाली बॉल भी आगे को जाएगी, या एक को ढकेलोगे तो दूसरी भी खींच कर जाएगी। ये वाली बात समझ रहे हैं ना आप मेरी। और जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो अपनी मीन पोजीशन पर भी, अपनी ओरिजिनल स्टेट में भी एकदम आ जाएंगे। तो ये कहेंगे हाई इलास्टिसिटी। तो इसलिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप को गेन करने की कोशिश करता लगातार। ये सॉलिड के साथ था। अगर लिक्विड की बात करूंगा, तो ये जो गैप है ना, एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, थोड़ा बढ़ जाता है, ये गैप थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन मॉलिक्यूल के पास इलास्टिसिटी भी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। अब जरा इस केस में देखोगे तो ये बॉन्ड्स हो गए, ये बॉन्ड है आपके एक्चुअल में। अब क्या है, गैप ज्यादा होने की वजह से इलास्टिसिटी भी क्या होगी, कम। तो यहां मैं लिख सकता हूं हाईली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है प्रत्यास्थ। तो ये प्रत्यास्थ बहुत ज्यादा होता है। कौन सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, सॉलिड। अब देखो ये लिक्विड है यार, लिक्विड के जो एटम्स हैं वो थोड़े ज्यादा है ना, उनके एटम्स के बीच के गैप जो होता है ना वो बढ़ जाता। गैप बढ़ने की वजह से क्या होगा कि अगर साउंड यहां पर आई है तो इनके पास इलास्टिसिटी भी मॉडरेट है, प्रत्यास्थता मॉडरेट का मतलब ये है कि अब मैं लिखने वाला हूं इधर को गैस, तो गैस और सॉलिड के बीच की है, तो इनके पास जो साउंड आएगी वो इनके मुकाबले थोड़ा कम तेज इसके अंदर से निकलेगी, थोड़ा कम तेज। लेकिन अगर बात करता हूं मैं गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं और कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, बहुत दूर दूर अरेंज होते हैं। तो इनके अंदर इलास्टिसिटी, क्या इलास्टिसिटी, तो मैं यहां को लिख दूं इलास्टिसिटी, कोई इनके बीच में पैटर्न नहीं होता, दूर दूर होते हैं बहुत। तो पहली बात तो इसको सही करके मिटा देता हूं मैं, और रैंडमली दो तीन मॉलिक्यूल दिखा देता हूं बहुत दूर दूर। तो एक तो इनकी इलास्टिसिटी जिसको बोलते हैं प्रत्यास्थता सबसे कम, क्योंकि प्रत्यास्थता का बहुत बड़ा रोल है, तो प्रत्यास्थता सबसे कम होती है, तो स्पीड भी इनके अंदर सबसे कम होगी, ये वाली बात भी ध्यान रख लेना। इनके अंदर मॉडरेट होती है। स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड इनके अंदर सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स टाइटली बॉन्डेड थे, हाईली इलास्टिक थे, एकदम से ट्रांसफर हो गए। तो गैसेस के अंदर सबसे कम हो पाती है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो एक्चुअल में एक फॉर्मूला है इसके अंदर स्पीड का। लिक्विड के अंदर जो स्पीड होती है उसका एक फॉर्मूला है, वो ये है, लिक्विड कह दो या फिर कह दो एयर, दोनों फ्लूइड की बात कर रहा हूं, क्योंकि गैस जो होती है वो भी फ्लूइड है ना, और जो लिक्विड है ये भी फ्लूइड है। तो फ्लूइड के अंदर एक्चुअल में एक फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला ये होता है V = B अपॉन रो। V = B अपॉन रो। B जो है बल्क मॉडुलस है, क्या है B, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का बल्क मॉडुलस है। अब चूंकि यहां पर सॉलिड है, तो सॉलिड में कुछ नहीं होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना वो एक्चुअल में यंग्स मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड के अंदर यंग्स मॉडुलस चलता है। तो अब जाहिर सी बात है यार, यंग्स मॉडुलस सॉलिड का बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्पीड भी क्या होगी, साउंड की बहुत ज्यादा होगी। बहुत रीजन से इसको समझा जा सकता। तो एक रीजन तो ये था अरेंजमेंट का, दूसरा हाईली इलास्टिक होते हैं, गामा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होने की वजह से भी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये वाली बात आपने देख ली। लिक्विड के अंदर मैंने बी यूज कर रखा, B = B अपॉन रो, बल्क मॉडुलस अब जो है मॉडरेट होता है, बीच का होता, इसलिए इसके अंदर लिक्विड के अंदर स्पीड जो होती है वो मॉडरेट रहती है, मतलब सॉलिड से कम लेकिन गैसेस से ज्यादा। अब गैसेस की अगर बात करेंगे तो गैसेस के अंदर स्पेशल केस ले लेते हैं। गैसेस के अंदर वो स्पेशल केस ये होगा कि अगर इसके अंदर मैं वेलोसिटी निकालना चाहूंगा तो इसको ओपन करके इसको सॉल्व किया गया है स्पेशली गैसेस के लिए। तो गैसेस के लिए फॉर्मूला निकल कर आया
गामा पी अपॉन रो, गामा पी अपॉन रो, जहां पर गामा जो है एक्चुअल में गामा जो है वो सीपी अपॉन सीवी होता है, पता है ना आपको। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, गिरने से बच गया यार, अभी ज्यादा उधर को पहुंच गया। तो ये सीपी अपॉन सीवी के बराबर होता, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। तो सबसे कम जो होगी वो गैस के अंदर होगी, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, लिक्विड के अंदर बीच में, और सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी सॉलिड के अंदर। अब आप जरा इस क्वेश्चन को देखें, ये हमारे पास द्रव्य दे रखे, आपको पता निर्वात दे रखा, तो निर्वात में तो साउंड चलती ही नहीं है, क्योंकि निर्वात के पास मटेरियल नहीं होता। जल की अगर बात करें, वायु की अगर बात करें, और स्टील की बात करें, तो आप देखो इन तीनों में सॉलिड कौन सा है, जो सॉलिड होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होगी। तो सॉलिड मिला आपको स्टील, तो स्टील के अंदर गाइस सबसे ज्यादा स्पीड होगी साउंड की, ये वाली बात आप लिख लें, क्योंकि स्टील का वाई बहुत ज्यादा होता, और वाई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। तो ये वाली बात आप इस तरह से समझ लें। हालांकि और भी बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया, तो ये मैंने ठीक कर दिया गाइस। हुआ ये था यार कि माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने कुछ लिए हैं फैक्टर, वो फैक्टर जिससे हमारी जो साउंड होगी उसकी एक्चुअल में वेलोसिटी पर फर्क पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से साउंड की वेलोसिटी पर फर्क पड़ रहा है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से साउंड की वेलोसिटी पर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मैंने वो लिए हैं जिनके होने से साउंड की वेलोसिटी पर फर्क पड़ रहा है। आपके सामने क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन था स्टील वायु, तो भाई इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट था, अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात थी जो आपने समझी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के हिसाब से। लेकिन वास्तव में हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से साउंड की स्पीड पर फर्क पड़ेगा। तो मैंने लिख रखा है फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने क्या कर रखा, मैंने क्या रखा कि ये फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ साउंड पर अफेक्ट डालेंगे। एक तो डेंसिटी, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कह दूं ना आपसे बस इतना ही आप समझ के चलें। डेंसिटी, जब भी डेंसिटी वर्ड आ जाए तो डेंसिटी आप सॉलिड पर नहीं देखोगे, सॉलिड पर इसलिए नहीं देखोगे, आप कहोगे सॉलिड के अंदर भी तो डेंसिटी वाली टर्म थी, तो मैं कहूंगा, अब ये कहोगे कि डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड की तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, मैं कहूंगा कि भाई डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड की वेलोसिटी बेशक कम होगी, लेकिन वाई इतना ज्यादा है कि डेंसिटी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। अब आप बताओ तो वाई बहुत ज्यादा होता है, यंग्स मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है। आपको पता है अप्रोक्सीमेटली यार 5000 के आसपास यहाँ स्पीड निकल कर आती है, 4500 मीटर पर सेकेंड भाई स्टील के अंदर, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं डेंसिटी का आपको इफेक्ट कहां देखना, स्पेशली एयर के अंदर। टेम्परेचर तो एयर के अंदर होता ही है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हो ना, वाटर अमाउंट एयर के अंदर कितनी आ गई उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। आर्द्रता, आर्द्रता कितनी आर्द्र है, कोहरा जो होता है कोहरा, उसमें वाटर तो आ जाता है ना गैसेस फॉर्म में नीचे की तरफ को, तो भाई हम कहते हैं कि आर्द्रता बढ़ गई। दो तरीके से आर्द्रता बढ़ जाती है, एक तो आपने कोहरे की फॉर्म में देखी होगी, दूसरा क्या होता है अब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो वाटर अब भी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा है, तो जब भी आपकी स्किन ऑयली ऑयली दिखाई दे और एकदम चिपचिपापन दिखाई दे पूरे जिस्म पे, और आपको लगे कि यार एक उमस है ना, एक अनवांटेड फील सा हो रहा है, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, चिपचिपापन हो रहा है, तो भाई वो इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब भी आपको चेक करनी हो कि ह्यूमिडिटी कितनी है तो भाई आप गूगल सर्च कर लें कि इस टाइम आपकी करंट लोकेशन पर ह्यूमिडिटी कितनी चल रही है, तो ये वाली बात आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी का ओवरऑल मतलब यही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना आ जाना इस एयर के अंदर, तो ये ह्यूमिडिटी है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ विंड पर भी डिपेंड करता है, चार चीजों पर डिपेंड करता है, पता लग गया है। डायरेक्शन ऑफ विंड पर भी साउंड का फर्क पड़ेगा, अगर हवा चल रही है हवा की डायरेक्शन में बोलूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, हवा के अपोज बोलूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा, ह्यूमिडिटी का फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा और डेंसिटी का फर्क पड़ेगा। तो चार फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को, ठीक है। तो इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। पहला आता है, सबसे पहला आता है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का इफेक्ट देखने के लिए एक फॉर्मूला लिख देता हूं एयर के लिए, ये होता है वाई अपॉन रो, यहां से वी निकल कर आता है 1/रो, ठीक है। तो इस चीज को समझ लेते हैं। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। अगर डेंसिटी का इफेक्ट देखना हो, किसका इफेक्ट देखना हो, डेंसिटी का इफेक्ट देखना हो
माय डियर स्टूडेंट, डेंसिटी का इफेक्ट देखना हो तो आप इसको एयर में देखो, और एयर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं। एयर के लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वाई पी अपॉन रो। अच्छा ये वाई क्या है, वाई एक्चुअल में वाई नहीं है, ये गामा है। गामा जो होता है ना रेशो है, ये किस किस का रेशो है, स्पेसिफिक हीट का रेशो है, Cp अपॉन Cv है ये गामा। ये गामा हर गैस का अलग अलग होता है, ये वाली बात आप ध्यान रख लें। इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, छोड़ो। P प्रेशर है और रो क्या है, ये है डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ डेंसिटी जो है वेलोसिटी के क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड घटेगी। तो इसके लिए मैं दो चीज ले लेता हूं, हवा के अंदर डेंसिटी, बिल्कुल यार, मैं ले लेता हूं एक ड्राई एयर, और एक तरफ ले लेता हूं ह्यूमिड एयर। कौन सी एयर, ह्यूमिड एयर। तो गाइस जरा आप मुझे एक बात बताएं, ड्राई एयर की बात कर रहा हूं। ड्राई एयर के अंदर, हवा के अंदर कौन कौन होंगे, मेजोरिटी में आप कहोगे ऑक्सीजन होगी या फिर नाइट्रोजन होगी। और मैं कहूंगा जब ह्यूमिड एयर होगी तब क्या हो रहा होगा, तब कहोगे आप कि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। मैं कहूंगा सही पहचाने भैया, जरा बताओ कि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर ड्राई एयर की। तो डेंसिटी जो होता है वो होता है मास बटे वॉल्यूम, ये वाली बात होती है ना। तो इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी अगर मास ज्यादा होगा तो आप चेक कर लो। चेक कैसे करोगे, नाइट्रोजन हटी है, जब ह्यूमिड एयर आई होगी तो नाइट्रोजन हटी होगी, तभी तो वाटर मॉलिक्यूल्स आए होंगे। ऑक्सीजन हटी होगी तभी तो वाटर मॉलिक्यूल्स आए होंगे। अब मैं ये कह रहा हूं कि नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का जरा मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो आप कहोगे नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, और मैं कहूंगा ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, आप कहोगे 32। तो भाई 28 और 32 है ना, मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल हट गए और वहां पर कौन सी आ गई, वहां पर आ गया वाटर। जब वाटर आ चुका, अब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो 18। तो मुझे एक बात बताओ, ह्यूमिड एयर में 18 AMU का मॉलिक्यूलर वेट वाला कोई मॉलिक्यूल आ गया, जबकि 28 और 32 मॉलिक्यूलर वेट के हट गए। तो भाई एक बात बताओ, कम वजन वाली चीज आ गई, ज्यादा वजन वाली चीज हट गई। तो मुझे बताओ ह्यूमिडिटी में, जब ह्यूमिडिटी बढ़ गई होगी उस केस में जो डेंसिटी होगी एयर की वो डेंसिटी घट जाएगी ना। जब डेंसिटी घट जाएगी तो घटने की वजह से जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये पता लगा जो ह्यूमिड एयर होती है या फिर ह्यूमिडिटी जब होती है हवा के अंदर तब स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। कहां से सीखा हमने, यहां से सीखी, डीप कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं। तो भाई यहां डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ड्राई एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा, तो ड्राई एयर में जो होती है एक्चुअल में स्पीड थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर ह्यूमिड एयर है तो ह्यूमिड एयर के अंदर डेंसिटी कम होने की वजह से, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है। ये मैंने यहां सब कुछ लिखा हुआ है ना। स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ जाने से। अब डेंसिटी ज्यादा जो होती है वो होती है ड्राई एयर की, मैंने डी से लिख रखा है डेंसिटी, और ह्यूमिड एयर की डेंसिटी होती है कम। तो अब आप इससे पता लगा सकते हो इसमें स्पीड ज्यादा होगी और इसमें स्पीड कम होगी। ये सारी की सारी आपको पीपीटी है, लेकिन सारी की सारी आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टक्कर से डाउनलोड कर लें, वहां सब कुछ आप देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आई होप आपने क्लियर कर लिया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसमें हमसे कह रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एनवायरमेंट में गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। वो कैसे है, एक्चुअल में स्पीड का एक फॉर्मूला है। स्पीड का फॉर्मूला ये है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, v2 इज इक्वल टू v1 प्लस 0.61 डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर में परिवर्तन। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदलेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदलेगा तो स्पीड पे जो फर्क आएगा वो आएगा 0.61 मीटर प्रति सेकंड का। v2 मतलब है बाद वाली स्पीड, v1 मतलब है पहली वाली स्पीड। अगर पहली वाली स्पीड कुछ है, सपोज दैट 330 है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में उस 330 में 0.61 ऐड हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई। तो स्पीड, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड भी बढ़ जाती है, ये वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी। फॉर्मूला ये लिखा हुआ Vt2 इज इक्वल टू होता है Vt1 प्लस 0.61 T2 माइनस T1, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके ऊपर दिखा रखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे ये पता लगता है हैंस द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो
तो टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड की जो स्पीड होती है ना वो बढ़ जाती है। आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। दोनों पॉइंट क्या हो गए, डेंसिटी से क्या फर्क पड़ेगा साउंड पर, वो आपको क्लियर हो गया। दूसरा टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा, वो भी क्लियर हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ाने पर घटेगा स्पीड। दोनों बातें मैंने आपको क्लियर कर दी, एक प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। छोटी सी चीज यहां लिखा हुआ है, तीसरा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। बताया था ना मैंने ह्यूमिडिटी का इफेक्ट। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होगा, ह्यूमिडिटी जो होती है ना एक्चुअली में थोड़ा सा इफेक्ट डालती है, थोड़ा सा इफेक्ट डालती है। ह्यूमिडिटी क्या होगी, देखो ह्यूमिडिटी में यहां लिख रखा, हालांकि यहां लिख रखा है कि ह्यूमिडिटी जो है 0.1 से 0.6% ही इफेक्ट डालती है। और मैंने देखो इसको लिख पढ़ लो, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू ह्यूमिडिटी इन एयर। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। रीजन मैंने आपको मैथमेटिकली समझा दिया, वो आप समझेंगे। इसको आप पढ़ते रहना डिटेल में, जो काम की चीज थी वो मैं पहले ही बता चुका हूं इससे पिछले वाले पॉइंट में ही। इसके बाद जो आता है वो अगला आता है डायरेक्शन ऑफ विंड ऑन स्पीड ऑफ साउंड। तो इफेक्ट, चौथे पॉइंट, हवा का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि हवा ऐसे ऐसे चल रही है, तो अगर आपने इधर ही स्पीकर लगा रखा है तो स्पीकर इधर लगा रखा और हवा भी इधर की चल रही है, तो हवा की डायरेक्शन में स्पीड साउंड की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर इधर स्पीकर लगा रखा और हवा इधर की चल रही है तो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में साउंड की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। बस सिंपल सा फैक्ट है। तो आपने चारों पॉइंट देख लिए जिनकी वजह से साउंड की स्पीड पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसमें यह भी है फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। ऐसे फैक्टर जो साउंड की स्पीड पर फर्क नहीं डालेंगे, कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रेशर के ऊपर एक क्वेश्चन था कि प्रेशर डबल कर दिया तो बताओ साउंड की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार। एम्पलीट्यूड का मतलब समझते हो, मैं बता देता हूं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल अपनी मध्यमान स्थिति से कितना ऊपर गया। अब साउंड जितनी तेज होती है ना, ये एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये है कि साउंड बहुत ज्यादा तेज निकल रही है। वेवलेंथ आपको पता ही है कि भाई कितनी ज्यादा दूर जा रही है वेव अपने एक साइकिल कंप्लीट करने में। अगर आपको एक छोटी सी नई चीज बताऊं, एक चीज अपडेट कराऊं आपको, अपडेट करने की कोशिश करना। अगर आपके पास ये स्पीकर है, ये स्पीकर में एक बड़ा वाला होता है और एक छोटा वाला लगा हुआ होता, तो बड़ा वाला जो होता है ना वो ज्यादा वेवलेंथ की वेव निकालता। आप कहते हो ना इको 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 निकल रही है बहुत ज्यादा इसमें से, है ना, इसकी बेस बहुत हाई है, तो भाई इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। लेकिन जो पतला वाला होता है ना, इसकी तीखी आवाज निकलती है, इसकी वेवलेंथ छोटी होती है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है, छोटी होती। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो इसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो मतलब एनर्जी भी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। तो ये भी आप छोटी सी बात याद रख सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी का भी स्पीड से कोई ताल्लुकात नहीं, एम्पलीट्यूड का भी कोई ताल्लुकात नहीं, प्रेशर का भी कोई ताल्लुकात नहीं, वेवलेंथ का भी कोई ताल्लुकात नहीं। इन सब से साउंड की स्पीड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये तो है, मीडियम अगर आ गया तो मीडियम से साउंड की स्पीड अफेक्ट हो जाती है, वो तो आपने अच्छे से समझ रखा। चलो यार, ये तो थ्योरी हो गई, बीच में पता नहीं कहाँ मैंने आपको समझाने शुरू कर दी। बस मन करता ही नहीं यार कि आपको थ्योरी ना समझाऊं, मन करता है कि बस यार आपको सब समझाऊं जहां तक मुझसे आता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या। आपने देखा होगा जो बिजली कड़कती है तो रोशनी तो हमें पहले दिखाई दे जाती है लेकिन आवाज बाद में आती है, जबकि एट ए टाइम वो घटना एक साथ हो रही होती है, लेकिन हमें रोशनी तो पहले दिखाई दे जाएगी और साउंड बाद में। तो भाई रोशनी पहले क्यों दिखाई न दे, क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओफो, ये है प्रकाश की चाल। ये किसकी चाल है, प्रकाश की चाल। और दूसरा जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई ये कहाँ और ये कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली, भाई इसकी तो ये तो बहुत कम है। अच्छा, इससे आप एक चीज का पता लगा सकते हो, जैसे बिजली कड़की तो आप टाइम लगाओ, आप ये देखो कि कितने समय बाद आप तक साउंड पहुंची। तो मान लेते हैं आपको 5 सेकंड बाद साउंड आपको सुनाई दी कड़क के बाद, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 1 सेकंड में तो 332 चलेगी, तो 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 332 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 16 का 6 और 5 × 15, तो लगभग 1660 मीटर। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हो जो कड़क हुई थी बिजली की
वो 1660 मीटर ऊपर हुई थी आपसे। ये एक कैलकुलेशन है, इससे पता लगा सकते हो आप। ठीक है भाई, तो इससे क्या पता लगाओगे? प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड, बहुत थोड़ा। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? बताओ बताओ बताओ, किस माध्यम में? ठोस, द्रव, गैस या वायु? तो आपको पता है ठोस के अंदर सबसे ज्यादा तेज, क्योंकि ठोस के एटम जो होते हैं वो पास पास होते हैं। लो, लेक्चर यहीं खत्म हो गया। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जब तक हमें दीजिए शब्बा खैर। उम्मीद करता हूँ यार आपने इसमें भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है लिटरली तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।